नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकेस फिजिक्स एकेडमी में। इस लॉकडाउन की अवस्था में उम्मीद है आप सभी सुरक्षित होंगे, अपने घरों में होंगे। इसी के मद्देनज़र हमने नीट की तैयारी के लिए एक ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से उन्हें शुरू किया है। जिन बच्चों ने 12th क्लास पास कर ली है, यानी कि जिन्होंने पेपर दे दिए हैं वो, और जो 11वीं से डायरेक्ट 12वीं में प्रमोट हुए हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हमने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस डाले हैं जिनका सॉल्यूशन मैं वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, जो नीट में आए हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो वर्क, एनर्जी और पावर से संबंधित हैं, जो 11th क्लास के हैं। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। जो आपके क्लासमेट हैं, चाहे वो 12th में हो, चाहे वो 11th में हो, सभी तक पहुँचाइए। और इनका सोल्यूशन मैं वीडियो में आगे प्रोवाइड करूँगा। तो इसके वीडियो में बने रहने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और इनका जो एक कुछ क्वेश्चन का PDF लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके और इसको देख सकते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि वर्षा की एक बूंद है जिसका द्रव्यमान मास दिया गया है 1 ग्राम, और ये बूंद जो है वाटर ड्रॉप जो है वो 1 किलोमीटर की ऊंचाई से गिरती हुई 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से सतह से टकराती है। ग्राउंड की जो है ग्राउंड आपका उससे कोलिशन करती है इतनी स्पीड से 50 मीटर पर सेकंड से। यदि गुरुत्वीय त्वरण जी का नियत मान कांस्टेंट आपको लेना है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो किया गया कार्य ज्ञात आपको करना है। कितना वर्क किया जाएगा? दो कंडीशन में, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा कितना वर्क किया जाएगा, और इस वाटर ड्रॉप पर जो आपका वायु का प्रतिरोध लगेगा उसके द्वारा कितना वर्क किया जाएगा। ये क्वेश्चन जो है वो नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम बना लेते हैं एक डायग्राम। ये अपनी वाटर ड्रॉप है, जो F बराबर mg इस पे फोर्स लगेगा। यहां से ये नीचे आती है ग्राउंड पर। ग्राउंड पे हमें बताया गया है कि जब वो ग्राउंड को हिट करती है तो उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड जो 50 मीटर पर सेकंड है। ग्राउंड से इसकी जो हाइट हमने को दे रखी है वो है 1000 मीटर, 1 किलोमीटर दे रखी है। तो इसको हम MKS SI सिस्टम में चेंज करेंगे तो 1000 मीटर ये हो जाएगी। हमें इसका मास दिया है वाटर ड्रॉप का 1 ग्राम, जिसको हम SI सिस्टम में चेंज करेंगे तो 1/1000 किलोग्राम में इसको हम चेंज कर लेंगे। अब आप इस फोर्स F बराबर mg द्वारा कितना वर्क किस पर किया जाएगा, इस वर्क को अपने को ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला आपके पास है वर्क डन का, W बराबर F वेक्टर डॉट S वेक्टर। इस केस में आप डायरेक्ट W बराबर F इंटू S लगा सकते हैं, बल इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हम डायरेक्शन के हिसाब से वेक्टर में थोड़ा सा और इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। F डॉट S वेक्टर बराबर F S कोस थीटा होता है। इस कंडीशन में थीटा बराबर 0 डिग्री है, क्योंकि F यहाँ पे फोर्स है, S यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। तो यहाँ पे फोर्स नीचे की डायरेक्शन में है, वाटर ड्रॉप भी नीचे आ रही है, यानी वो डिस्प्लेसमेंट जो है, हाइट जो उसकी तय कर रहा है वो भी ये नीचे की डायरेक्शन में है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, इस वजह से थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, और कोस 0 का मान होता है 1। तो यहाँ पे आ जाएगा FS। F की वैल्यू है mg, तो यहाँ पे W बराबर हो जाएगा mg इंटू S। M की वैल्यू 1/1000 है, जो मास है वाटर ड्रॉप का, इंटू G की वैल्यू आपको 10 लेनी है। इसने कहा है G नियत मान लेना है आपको, क्योंकि ये 1000 मीटर की ऊंचाई दी है। तो 1000 मीटर की ऊंचाई में ज्यादा चेंज बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल नगण्य चेंज होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम सतह से ऊंचाई पे जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलता है। वो मान चेंज होने वाला तब होगा जब हम बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जाएं, 100, 200, 300, 1000 किलोमीटर पे जाएं, तब होगा। और वहां पे फिर गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूटन का जो नियम है, जो ऊंचाई के साथ, गहराई के साथ, ये जो चेंज होने वाले फॉर्मूले हैं, फिर वो वर्क करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर उनकी बातें नहीं करनी, हमें बिल्कुल स्मॉल हाइट हमने ली है उसकी तुलना में। इस वजह से हम यहाँ पर G का मान जो है वो सुविधा के लिए क्वेश्चन में 10 दिया गया है, और कांस्टेंट वैल्यू हमें वो यूज करनी है। S यानी कि अपने को डिस्प्लेसमेंट रखना है, 1000 मीटर यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा W बराबर 10 जूल।
यानी वाटर ड्रॉप पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो वर्क किया गया वो 10 जूल आया। अब एक तरीका इसका और भी है, पोटेंशियल एनर्जी। जब ये वाटर ड्रॉप यहां पर थी 1000 मीटर की हाइट पर, तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है क्योंकि वो सतह से h हाइट पर है, और पोटेंशियल एनर्जी का उस कंडीशन में फॉर्मूला होता है mgh। तो इस फॉर्मूले से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, सेम वैल्यू आएगी। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे हम जानते हैं कि एनर्जी जो है वो कंजर्वेशन का पालन होता है, एनर्जी मोमेंट कंजर्वेशन का पालन होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है दोनों एक दूसरे में चेंज होती रहती है, और टोटल एनर्जी जो है वो उसका सम है वो 0 रहता है। तो अगर 1000 मीटर की हाइट पर इसकी एनर्जी जो थी पोटेंशियल एनर्जी वो 10 जूल है, तो जब ये वाटर ड्रॉप नीचे आ जाएगी और जस्ट ग्राउंड को हिट करने से पहले तक इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड अपने को दी है, तो क्या जितनी पोटेंशियल एनर्जी में कमी होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि हो जाएगी। नियम तो हमारा यही कहता है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी में जितनी कमी हो रही है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होती जाएगी और दोनों का टोटल जो है वो इक्वल रहेगा। तो इस कंडीशन के लिए आइए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। हमारे पास इसको हमने डिनोट कर दिया यहाँ पे, जब ये हीट करने वाली है 50 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो ई के है। तो इस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो होता है ई के बराबर हाफ एम वी स्क्वेयर, 1/2 इंटू एम का मतलब आपके पास वैल्यू है 1/1000 इंटू वी यानी 50, और स्क्वेयर है तो ये हो जाएंगे 2500। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, और इसको सोल्व करने के बाद आपके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी 1.25। तो ये 1.25 जूल जो है वो इस टाइम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी आई है जिस टाइम पर ये इसको हीट करने वाली है, और 50 मीटर पर सेकंड की इसकी वेलोसिटी है। तो इसमें आपको देखने को ये मिलेगा कि जिस प्रकार से हम बता रहे थे उस प्रकार से तो नहीं हुआ, ये आनी चाहिए 10 जूल, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अगर 10 जूल है और वो बिल्कुल ग्राउंड पे आ चुकी है, हाइट 0 हो गई है, तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी काइनेटिक में चेंज हो जानी चाहिए थी, और उस हिसाब से हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए था 10 जूल, लेकिन आया 1.25 जूल। तो ये बाकी की एनर्जी कहाँ गई? बाकी की एनर्जी जो है वो सराउंडिंग में चली जाती है। किस वजह से? जो वायु है वो उस पर विरुद्ध बल लगाएगी, रेजिस्टेंस लगाएगी, उस वजह से उसकी जो एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी, और ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो इतनी ही बचेगी। तो जो वायु के द्वारा विरोधी बल लगाया जाएगा वो बल जितनी ऊर्जा में कमी होगी उसके बराबर होगा। तो वो परिणामी वृक्क जो है वायु के विरोधी बल द्वारा किया गया कार्य वो ऊर्जा में कमी के बराबर होगा, और वो ऊर्जा में कमी कितनी होगी? जितनी पोटेंशियल थी उसमें से जो काइनेटिक आई वो घटा दीजिए, जो बचेगा वो ऊर्जा में कमी हो जाएगी। तो 10 जूल माइनस 1.25 जूल तो आ जाएगा 8.75 जूल। इस माइनस का कॉन्सेप्ट भी अपना अलग है। 8.75 जूल ये तो आ गई इसकी मैग्नीट्यूड की, इतनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो आएगी, जो ऊर्जा में कमी है वो आ जाएगी। टोटल वर्क कितना आ जाएगा? विरोधी बल द्वारा किया गया कार्य जो है आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि वाटर ड्रॉप है वो नीचे की ओर आ रही है, और जो विरोधी बल है वो उस पर वायु के द्वारा ऊपर की ओर लगेगा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है, यानी F बराबर mg नीचे की ओर है और जो विरोधी बल है वाटर ड्रॉप पर वो ऊपर की ओर है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए यहां पर आ जाएगा माइनस का निशान। तो ये हमारा जो क्वेश्चन में 4th नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक पत्थर को h ऊंचाई से गिराया जाता है जो सतह से p संवेग से टकराता है। एक पत्थर है उसको h हाइट से हमने गिराया और वो ग्राउंड से p संवेग p मोमेंटम से वो टकराता है। अब यदि इसी पत्थर को, यानी यही पत्थर है सेम द्रव्यमान का, सेम मास का, इसी पत्थर को पूर्व ऊंचाई की तुलना में 100% अधिक ऊंचाई से गिराया जाए, यानी पहले जितना था उससे 100%, यानी कि पहले की हाइट का डबल,
तब सतह से टकराते समय उसका संवेग कितना बदल जाएगा। ये क्वेश्चन नीट 2012 में आया था, काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये सारे वर्क एनर्जी और पावर टॉपिक से रिलेटेड हैं। इसके ऑप्शंस हैं 68%, 41%, 200% या 100%। तो इसको शुरू करने से पहले हम इसके डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपकी ग्राउंड है, इससे हमने मान लिया h हाइट पे आपका जो पत्थर है वो यहाँ पर है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने मान ली u1 है, जो 0 है। प्रारंभिक वेग हमेशा 0 होता है। वो पत्थर जब ग्राउंड पे आ जाता है तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है v1, जिसका मास m है। अब इसी पत्थर को हम इस हाइट से डबल हाइट से गिराते हैं, यानी 2h हाइट होगी टोटल, और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है इनिशियल u2 जो कि 0 है, और जब वो गति करके नीचे आ जाएगा उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी है v2 जो सेम मास का है, और ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय त्वरण जो है वो भी नीचे की ओर काम कर रहा है। ये पत्थर नीचे की ओर आ रहे हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें गति की तृतीय समीकरण की आवश्यकता होगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये होती है हमारी तीसरी समीकरण, v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर बराबर 2as। v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर, ये 2as तो होती है रेखीय लीनियर मोशन के लिए, लेकिन हम बात कर रहे हैं वर्टिकल, तो यहां पर s की जगह आ जाएगी उसकी हाइट h। अब ये जो पत्थर है वो नीचे की ओर आ रहे हैं, इस वजह से g की जो कन्वेक्शन है साइन है वो हम माइनस लेंगे और हाइट भी हम माइनस लेंगे, यानी कि 2gh हो जाएगा। ये v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर बराबर 2gh, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी फर्स्ट। अब इस इक्वेशन को हम दोनों केस के लिए अप्लाई करेंगे। तो केस फर्स्ट में हमारे पास क्या है, u1 और v1 वेलोसिटी है, तो यहाँ पे v1 हो जाएगा v1 स्क्वेयर माइनस u1 स्क्वेयर बराबर 2gh। u1 की वैल्यू 0 है, इस वजह से v1 की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी v1 बराबर √2gh। केस 2 में ये हाइट जो है वो 2h है, तो v2 स्क्वेयर माइनस u2 स्क्वेयर बराबर 2g इंटू h की जगह आ जाएगा 2h, क्योंकि ये डबल हाइट पे हमें लेना है, तो यहाँ हो जाएगा 4gh। u2 की वेलोसिटी भी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे आ जाएगा v2 स्क्वेयर बराबर 4gh और v2 बराबर √4gh। अब हमें ज्ञात करना था मोमेंटम, और मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि पहले वाला मोमेंटम अगर हम p1 कहें या p कहें तो वो होगा mv1, और दूसरा मोमेंटम हम अगर p डैश कहें तो वो होगा mv2, क्योंकि मास तो दोनों का बराबर है, तो m1 m2 नहीं होगा, सेम पत्थर था, मास दोनों का बराबर रहेगा, वेलोसिटी उनकी अलग अलग है। तो हमारा मोमेंटम हो गया mv1 अपॉन mv2 बराबर mv1 की वैल्यू है √2gh अपॉन mv2 की वैल्यू है 4gh। तो 4gh को मैं 2√gh लिख सकता हूँ, 2 आ जाएगा बाहर, और 2 को √2 इंटू √2 लिखा, तो ये कैंसिल हम कर सकते हैं, √2 को इसके साथ हम लिख देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/√2। √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो हमारे पास 1.41 तक दो डिजिट तक हम लिख सकते हैं। अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो ये 100/141 आएगा। तो अगर हम यदि मान लें कि इनिशियल जो मोमेंटम था वो 100 था, तो ये जो फाइनल मोमेंटम जो है डबल हाइट से डालने के बाद 141 होगा, यानी पहले की तुलना में अप्रोक्सीमेट अगर हम परसेंट में बात करें तो 41% होगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन सेकंड है वो इसमें होगा राइट ऑप्शन। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो वेक्टर से संबंधित है, यानी वर्क एनर्जी और पावर के अंदर जो वेक्टर कोऑर्डिनेशन है उससे संबंधित है। आसान है। एक कण बिंदु -2i कैप प्लस 5j मीटर से 4j प्लस 3k मीटर तक जाता है, यानी वहां से वहां तक वो मूवमेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट करता है। जब इस पर 4i प्लस 3j न्यूटन का फोर्स आरोपित होता है, बल लगाया जाता है, तो इस बल द्वारा किया गया कार्य हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नीट 2016 में आया था, काफी आसान है। अगर आपको कुछ बेसिक्स
नियम्स अगर याद हो तो। ऑप्शंस दिए हैं 2 जूल, 8 जूल, 11 जूल या 5 जूल। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो इस चीज को देखने के लिए आप पहले इस डायग्राम पे देखें। ओरिजिन से ये कोई मैंने निर्देश तंत्र के अंदर नहीं बनाया, डायरेक्ट नॉर्मली ही बना लिया है। हमें इसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि हमें डायरेक्ट वैल्यूज दे रखी हैं। ओरिजिन से ये पहला जो पॉइंट है वो मान लेते हैं r1 वेक्टर उसका डिस्प्लेसमेंट है। दूसरे का जो वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वो है r2 वेक्टर, और वो r वेक्टर तक डिस्प्लेसमेंट करता है, यहां से यहां तक आता है r वेक्टर डिस्टेंस को तय करके, मैग्नीट्यूड में कहें तो। और यहां पर इस पॉइंट पे यहां पे फोर्स लग रहा है मान लो F वेक्टर, जिस वजह से ये यहां तक आ जाता है। तो हमें r1 वेक्टर की वैल्यू पता है, r2 वेक्टर की वैल्यू भी हमें पता है, लेकिन इस r वेक्टर की वैल्यू हमें नहीं पता है जो आपका रियल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसी को आपकी आवश्यकता होगी वर्क निकालने के लिए। तो इसके लिए आप इस डायग्राम में देखें कि यहां से यहां तक एरो की डायरेक्शन ये है, यहां से एरो की डायरेक्शन इधर में है, और ये जो तीसरी भुजा जो है आपकी r2 वेक्टर जो है वो इस भुजा को, इस पूरी आकृति को बंद कर रहा है, यानी इस ट्राइंगल को बंद कर रहा है। तो यहाँ पे त्रिभुज नियम लगता है, यानी r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर का जो एडिशन है वो r2 वेक्टर के बराबर होगा त्रिभुज नियम से। तो त्रिभुज नियम से r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर, r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर बराबर क्या होगा? r2 वेक्टर। और यहां से आप पक्षांतन करके r वेक्टर की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, जो r वेक्टर बराबर आएगा r2 वेक्टर माइनस के r1 वेक्टर। और r2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ है, r1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ है, दोनों को हम यहाँ पे पुट करेंगे। 4j कैप प्लस 3k कैप माइनस 2i कैप प्लस 5j कैप। तो यहां से आप देखें तो ये सेम है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के 5j कैप यहां पर हो जाएगा। अब आप इसमें देख पाएंगे कि यहाँ पे 4j कैप है और यहाँ पे माइनस के 5j कैप है। तो रिजल्ट के रूप में माइनस का j कैप बचेगा, बाकी यहाँ पे सेम रहेंगे। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा r वेक्टर बराबर 2i कैप, यहां से बचा j कैप का -1 प्लस 3k कैप। तो ये r वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास r वेक्टर है, f वेक्टर भी हमें दे रखा है। तो वर्क निकालने के लिए हमें चाहिए इनका डॉट प्रोडक्ट। तो वर्क जो है वो होगा F वेक्टर डॉट R वेक्टर। F वेक्टर की वैल्यू थी 4i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन में, और ये है मीटर में। और R वेक्टर की वैल्यू हमने ज्ञात ये कर ली है जो मीटर में है, 2i कैप माइनस 1j कैप प्लस 3k कैप। अब इनका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है, और जब हमें डॉट प्रोडक्ट करना हो तो हमें हेल्प लेनी पड़ती है i कैप, j कैप और k कैप के डॉट प्रोडक्ट की। तो i कैप डॉट i कैप की वैल्यू 1 होती है, i डॉट j की वैल्यू 0 होती है, j डॉट k की वैल्यू भी 0 होती है। यानी जो सेम कोऑर्डिनेट्स हैं, या सेम आप कहें कि ये संकेत जो है i कैप जो डायरेक्शन बताते हैं, j कैप या k कैप, इन सेम का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसकी वैल्यू 1 होगी। और अगर एक के साथ दूसरा अपोजिट आ रहा है, जैसे i के साथ j आ रहा है, j के साथ k आ रहा है, या i के साथ k आ रहा है, तो उनकी वैल्यू 0 होगी। कारण ये है कि जब सेम के साथ सेम आता है तो थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, और कोस इनका डॉट प्रोडक्ट हम खोलेंगे तो i डॉट i कैप ये जो है, तो i कोस थीटा बनेगा। थीटा बराबर 0 होने पर इनकी वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि यूनिट वेक्टर होते हैं, एकांक सदिश है ये, तो इनकी वैल्यू 1 होती है। और अगर i डॉट j करेंगे तो कोस 90 डिग्री आएगा, जिसकी वैल्यू 0 है, इस वजह से ये 0 होते हैं। तो यहाँ पे हमें और देखने की आवश्यकता नहीं है, जो सेम है सिर्फ उसी का डॉट प्रोडक्ट करना है, बाकी की वैल्यू 0 होगी। तो 4i कैप डॉट 2j कैप यानी हो जाएंगे 8i डॉट i की वैल्यू 1 है, और 3j कैप, और यहाँ से माइनस के 1j कैप की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 3, और रिजल्ट के रूप में आएगा 5। तो फर्क आ जाएगा 5 जूल। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो नीट में आए हुए अलग अलग सालों में, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये टोटल जो क्वेश्चन थे वो वर्क, एनर्जी और पावर से संबंधित थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप कमेंट, लाइक जरूर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपकी तैयारी के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स जो नीट में आए हुए हैं अलग अलग सालों में, नए पैटर्न के आधार पे और सभी टाइप के, वो मैं डिस्क्रिप्शन में PDF में डाल दूंगा, वहां से आप उनको सोल्व कीजिए। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई क्वेश्चन नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके
कमेंट कीजिए। जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से उसको सोल्व करवा के आप तक पहुंचा दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमें जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मिले। अरे वो तो, लेकिन सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन कहाँ है? ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, ये रहा। दोस्तों, हमारे YouTube पेज पे बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको